नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश के एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अगले आधे घंटे बात होने वाली है निवेश की, डेफिनेटली बिकॉज वही करते हैं हम इस शो में। लेकिन हर हफ्ते हम एक नए मेहमान को लेकर आते हैं जो अपनी नई सोच और आपके लिए निवेश रणनीति के नुस्खे आपको बताते हैं। और आज हमारे साथ एक्सिस म्यूचुअल फंड के सीईओ आशीष गुप्ता जुड़ चुके हैं और आज इनसे बातचीत होगी। बहुत लंबे समय के बाद ये हमारे साथ जुड़े हैं निवेश की एबीसीडी में। आशीष, हाय, स्वागत है आपका। और हमारे इस वीकेंड स्पेशल एडिशन में आज आपको बहुत सारी बातें करनी है हमारे साथ, जहां पर आपको बहुत सारी सीख देनी है हमारे दर्शकों को, हमारे निवेशकों को, और वो सीख वो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में और अपनी फाइनेंशियल जर्नी में आगे ले जाएंगे। तो वेलकम टू द शो। और पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ। पिछले साल से ही लगातार हम देख रहे हैं, जब भी रात को सोते हैं और उठते हैं तो ट्रंप साहब का एक नया बयान होता है, उनकी एक नई तरह की हेडलाइन होती है। अब आप जब शुरुआती दौर पे तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी, अनसर्टेनिटी थी, लेकिन अब क्या ये ऑब्वियस हो गया है कि सुबह उठकर चलो इन्होंने आज ये बोल दिया तो वो टेकन ही है कि कुछ ना कुछ होने ही वाला है? ऐसे आपकी सुबह होती है अब? कविता जी, धन्यवाद शो में मुझे बुलाने के लिए। आई थिंक ये एक बहुत पिक्युलैरिटी है पिछले एक साल में। इनफैक्ट अब तकरीबन पूरा एक साल हुआ है ट्रम्प प्रेसिडेंसी का, जिसमें ग्लोबल पॉलिसी अनसर्टेनिटी हैज रीच्ड अ लेवल जो हमने पहले कभी देखी नहीं है। इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि अगर हम ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स को देखें, uh, अभी अनसर्टेनिटी इतनी बढ़ गई है कि ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स ने उनको रिएक्ट करना बंद कर दिया है। बट अगर हम बॉन्ड मार्केट की तरफ देखें तो ये अनसर्टेनिटी बॉन्ड मार्केट्स में बहुत अच्छे से दिख रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म ग्लोबल बॉन्ड देखें, लंबी अवधि के बॉन्ड्स, पिछले एक साल में चाहे वो जापान का बॉन्ड हो, इंडिया का बॉन्ड हो, यूएसए का बॉन्ड हो, तो इन बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट्स काफी बढ़ गए हैं। इन बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट इसके बावजूद बढ़ गए हैं कि यहाँ के सेंट्रल बैंक्स ने रेट की कटौती करी। अगर आप इंडिया का एग्जांपल देखें, सितंबर में इंडिया का 10 ईयर बॉन्ड की यील्ड तकरीबन 6.3% थी। उसके बाद आरबीआई ने 75 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया है। उसने ओपन मार्केट ऑपरेशन किए हैं जिसमें उसने कहा है कि वो 1.5 लाख करोड़ के तक के बॉन्ड खरीदेगा। बट आरबीआई के इतना करने के बाद भी आज इंडिया का 10 ईयर बॉन्ड की यील्ड तकरीबन 6.7% हो गई है। अगर हम यूएस में भी देखें, लास्ट ईयर के शुरू में यूएस के 10 ईयर बॉन्ड्स तकरीबन 3.6% पे थे। पर आज जबकि यूएस ने भी 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया है, ये बॉन्ड अब तकरीबन 4.2% यील्ड पे ट्रेड कर रहे हैं। इसका यही मतलब है कि सारे इन्वेस्टर्स इस अनसर्टेनिटी को, इस हायर रिस्क को एक रिस्क प्रीमियम की तरह देख रहे हैं, और इसके कारण इन बॉन्ड्स की, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की प्राइस कम हो रही है और इनकी इंटरेस्ट रेट की दरें बढ़ रही हैं। सरप्राइजिंगली इक्विटी मार्केट, पर्टिकुलरली ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स, नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करी हैं, अभी तक नहीं करी हैं। और इंडिया के लिए की इक्विटी मार्केट्स के लिए 2025 तक काफी वीक साल था, बट ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के लिए इट वाज वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स। यूएसए की मार्केट तकरीबन 20% ऊपर थी। मोस्ट ग्लोबल मार्केट्स 30 से 35% ऊपर थी। और मार्केट्स लाइक कोरिया, स्पेन, पेरू, वो 80 to 90% ऊपर थी। एंड इन सब मार्केट्स के वैल्यूएशन मल्टीपल्स are now higher than last 10 year average. तो ये बहुत पेक्युलैरिटी लास्ट एक साल में देखने आई है कि पॉलिसी अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, बट बॉन्ड मार्केट और इक्विटी मार्केट ने डिफरेंटली रिएक्ट किया है। बिल्कुल।
और अब ऐसे में क्योंकि हमारे बाज़ारों को 2026 में थोड़े से रिवाइवल की भी उम्मीद है और स्पेशली ब्रॉडर मार्केट्स की अगर हम बात करें मिड कैप स्मॉल कैप में तो डेफिनेटली वो एक वैल्यूएशन के लिहाज से भी इंतज़ार है। लेकिन अब बताइएगा कि हम कैसे वेल प्लेस्ड हैं हमारे बाज़ारों में। अनसर्टिनिटी काफ़ी हद तक फैक्टर्ड इन ऑलरेडी हो रखी है। अर्निंग्स ग्रोथ का एक माहौल चल रहा है, Q3 के नतीजे हम आते हुए देख रहे हैं। हैवी वेट्स अभी तक फिलहाल थोड़ा सा डिसअपॉइंट हमें कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट बाजार पर भी हम देख रहे हैं, लेकिन बाजार के ऊपर अन्य चिंताएं भी हैं। लेकिन 2026 के लिए अब टोन अलग है 2025 के मुकाबले। यहाँ पर थोड़ी कमाई की उम्मीद की जा रही है, इसीलिए भी क्योंकि पिछले साल अंत में हमने देखा कि काफ़ी हद तक GST बचत योजनाओं जैसे रिलीफ का अनाउंसमेंट हुआ है सरकार की तरफ से, और वो जो एक कंजम्पशन कैपेक्स टू कंजम्पशन का एक थीम था जिसका चलने का हमें इंतजार है, उसका असर अब हम पड़ता हुआ देखेंगे। कितना आपको लगता है बाजार का टेक्सचर अब चेंज हो सकता है? तो कविता जी, आई थिंक बाजार का टेक्सचर चेंज होने के लिए एक इम्पोर्टेंट रीजन है कि सेंटिमेंट भी चेंज होना चाहिए। आई थिंक इंडिया का ट्रेड डील का डिले बाजार के ऊपर मेजर ओवरहैंग है। ट्रेड डील की देरी के कारण आपने देखा है कि रुपए के ऊपर भी असर पड़ा है, और उस कारण से एफआईआई सेंटिमेंट हैज बिकम वेरी वीक। लास्ट ईयर एफआईआईज ने $18 बिलियन की इंडियन मार्केट में सेलिंग करी, और अगर हम जनवरी का महीना देखें तो ये सेलिंग अभी तक कंटिन्यू हो रही है। ऑफ कोर्स 2026 में अर्निंग्स आउटलुक इम्प्रूव हुआ है। हम लोग लार्ज कैप हो मिड कैप हो, सब कंपनियों से बेटर अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। और जो करेक्शन हुआ है मार्केट में उसके कारण वैल्यूएशन भी कंपनियों का बेटर है। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि जब तक एफआईआई सेलिंग चल रहा है, जब तक वो सेंटिमेंट नेगेटिव है ट्रेड डील के कारण, तो मार्केट में एक बड़ा मूव आना डिफिकल्ट है। और ये बड़ा मूव इसलिए भी नहीं आ रहा है कि मार्केट में डोमेस्टिक फ्लोज तो स्ट्रॉन्ग हैं, बट आईपीओ फ्लोज भी काफी ज्यादा हैं। तो इस कारण से मार्केट में अच्छे मूव के लिए हमको एफआईआई इनफ्लो भी चाहिए, और उसके लिए ये सेंटिमेंट चेंज होना जरूरी है। ये सेंटिमेंट चेंज एक ग्लोबल मार्केट करेक्शन से भी आ सकता है। ये सेंटिमेंट ग्लोबल एआई ट्रेड का जो फ्लॉट है वो कम होने से भी आ सकता है। बट ये एफआई फ्लो का चेंज होना जरूरी है अर्निंग्स ग्रोथ के साथ, फॉर 2026 टू बी अ मच बेटर ईयर। चलिए, और इसी उम्मीद से अब आपके सेक्टर स्पेसिफिक बातचीत भी कर लेते हैं आपसे, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर इंतज़ार हमें यही है कि बहुत सारे सेक्टर्स पार्टिसिपेट करें बाजार को ऊपर ले जाने में, लेकिन वो मुमकिन लग नहीं रहा है। कंजम्पशन जैसी थीम बहुत बड़ा बास्केट है ये, उसमें कुछ फ्रंट रनर्स होंगे, कुछ धीरे धीरे चलेंगे। अर्बन रूरल की ग्रोथ की बात हो रही है। ओवरऑल किस तरह से सेक्टर स्पेसिफिक बटा हुआ है चाल के लिहाज से, जो हम बाजार में अलग अलग फेजेस में काम करता हुआ देखेंगे? तो अगर जैसा आपने पहले बोला कि जीएसटी रेट कट्स आने के बाद सर्टेनली कैपेक्स टू कंजम्पशन एक मार्केट में शिफ्ट हुआ है। हम कंजम्पशन में रूरल कंजम्पशन का पिकअप पिछले 3-4 महीने से देख रहे हैं, और मोर रिसेंटली अर्बन कंजम्पशन के भी पिकअप के साइंस हैं। अगर हम कंजम्पशन में कुछ सेक्टर्स की बात करें, जैसे कि ऑटो सेक्टर है, वहाँ पे काफी पिकअप हुआ है। वहाँ पे सितंबर अक्टूबर से बोथ टू व्हीलर और फोर व्हीलर कंपनियों के सेल्स बढ़े हैं, और हमारा एक्सपेक्टेशन है अब कमर्शियल व्हीकल साइकिल भी पॉजिटिव टर्न कर गया है। साथ ही अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर देखें, आरबीआई के रेट कट और रेगुलेटरी ईजिंग के साथ चलते क्रेडिट ग्रोथ, लोन ग्रोथ जो तकरीबन 9% तक गिर गई थी पिछले साल,
ऑलरेडी बढ़ के 14% हो गई है। तो इसलिए ये बैंक और एनबीएफसी सेक्टर के लिए भी अच्छा है। अ, अगर हम कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी देखें, वहाँ पे बहुत सिलेक्टिवली हमें पिकअप दिख रहा है। कई सेगमेंट्स हैं जैसे रिटेलिंग, वहाँ पे डिमांड अभी भी सॉफ्ट है, बट कई अदर सेगमेंट्स हैं जैसे ज्वेलरी, वहाँ पे डिमांड पिकअप सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। तो कंजम्पशन में इन्वेस्टर्स को सिलेक्टिवली पिक करना होगा, बट मार्केट में ब्रॉडर थीम्स हैं जैसे फाइनेंशियल्स है, डिफेंस सेक्टर है, पावर सेक्टर है, वहां पे हम एक्सपेक्ट करें कि 2026 में ब्रॉड बेस रिकवरी होगी। ऑलराइट। लेकिन अब तक जो अर्निंग्स हम आती हुई देख रहे हैं, आप उससे कितने संतुष्ट लग रहे हैं? खासतौर से अगर मैं ब्रॉडर मार्केट्स की बात करूं, काफ़ी इंतज़ार रहेगा उसका, लेकिन सुधार की कितनी उम्मीद करनी चाहिए? तो कविता जी, अर्निंग्स का अभी पहला हफ्ता ही चल रहा है। अभी ब्रॉडर कंपनीज की मिड कैप स्मॉल कैप बहुत ही कम कंपनीज ने अर्निंग्स रिपोर्ट करी हैं। अगर हम लार्ज कैप में देखें, ज्यादा बैंक्स और आईटी सर्विसेज कंपनीज ने अर्निंग्स रिपोर्ट करी हैं। एंड आई थिंक मार्केट दोनों से रिलेटिवली संतुष्ट है। बैंक्स में मार्जिन प्रेशर कम होता हुआ दिख रहा है। और बैंक मैनेजमेंट भी 2026 में बेटर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आईटी सर्विसेज सेक्टर में पिछले साल के शुरू में बहुत ज्यादा कंसर्न था कि एआई के कारण देयर विल बी अ बिग स्लो डाउन, बट अब मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि मेजर स्लो डाउन नहीं है। बट ऑफ कोर्स आईटी अर्निंग ग्रोथ विल इज स्टिल रिलेटिवली वीक। ये कंपनियां सिंगल डिजिट में ही ग्रो कर पा रही हैं, पर जो इन कंपनियों के ऊपर पिछले साल के शुरू में बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि मेजर स्लो डाउन आएगा, आ, वो नियर टर्म में अनलाइकली लग रहा है। तो आई थिंक at least at the start of the earning season, the results have been good. चलिए, लेकिन अब थोड़ा-सा यहाँ पर ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस की भी हम बात कर लेते हैं। किन-किन पॉकेट्स में फ़िलहाल आपको लगता है कि ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस को लेकर चाल बदल नहीं पाएगी? और क्योंकि हम एफआईआईज़ की बात भी करेंगे यहाँ पर, और वो एक सेंटिमेंट है जो कि लगातार बाज़ार पर इम्पैक्ट डाल रहा है। देखिए, घरेलू संस्थागत निवेशक जो हैं, डीआईआईज़ जो हैं, वो काफ़ी हद तक बाज़ार को सँभाले हुए हैं। एसआईपी का नंबर आप देख लीजिए, अब तो 30,000 करोड़ के पार का नंबर आ चुका है। तो कहीं Yes. ना कहीं वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है, लेकिन बाजार की वॉल्टिलिटी से वो भी सेंटिमेंट खराब हो सकता है। हो सकता है आने वाले समय में अगर इसी तरह की बाजार की चाल रही तो वहां से डिप निकले, लेकिन डीआईआईज़ काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड किए हुए हैं बाजार की चाल को। लेकिन ये कब तक लंबा चलेगा, एफआईआईज़ की वापसी कब तक होगी, ये अभी भी एक सवाल है। आई थिंक ये अनसर्टेनिटी अभी रहेगी। अभी जैसा हमने डिस्कस किया कि ग्लोबल पॉलिसी अनसर्टेनिटी इतनी है। इंडिया की ट्रेड डील कई हद तक दोनों साइड्स ने काफी एग्रीमेंट रीच कर लिया है, बट फाइनल डील अभी तक साइन नहीं हुई है। तो ये अनसर्टेनिटी मार्केट के ऊपर बनी रहेगी। आई थिंक अगले कुछ दिनों में बजट की भी अनाउंसमेंट आएगी। आई थिंक बाजार के लिए वो भी एक मेजर डायरेक्शन प्रोवाइडर रहेगा कि गवर्नमेंट और क्या एडिशनल रिफॉर्म और पॉलिसीज ला सकती है जिससे डोमेस्टिक ग्रोथ बनी रहे। अ, पिछले साल हमने देखा कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ ने पॉजिटिवली सरप्राइज किया। साल के शुरू में एक्सपेक्टेशन थी कि जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 6-6.5% रहेगा, बट अब सारे फोरकास्ट इंक्लूडिंग आईएमएफ का लेटेस्ट फोरकास्ट फॉर दिस ईयर इज मोर देन 7%। सो आई थिंक अगर गवर्नमेंट का फोकस इकोनॉमी पे रहा और रिफॉर्म्स पे रहा,
और नेक्स्ट ईयर भी जीडीपी ग्रोथ 7% के ऊपर रही, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर एफआईआई टू कंटिन्यू टू इग्नोर इंडिया, right? I think ग्लोबल मार्केट्स में जैसे हमने डिस्कस किया था पहले कि कुछ पॉकेट्स में ओवर हीटिंग लग रही है, इंक्लूडिंग एआई एंड टेक्नोलॉजी। तो जब भी वहां पे ये फ्रॉड कम होगा, ग्लोबल निवेशकों को इंडिया और इंडिया की 7% ग्रोथ अट्रैक्ट करेगी। एग्जैक्टली। लेकिन देखिए अब लंबी अवधि के जो निवेशक होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, क्योंकि मार्केट रिटर्न अगर हम देखें तो काफ़ी म्यूटेड रहे हैं, अब एक्सपेक्टेशन के लिहाज से किस तरह की उम्मीदें उनको लेकर चलनी चाहिए? पिछले साल से ही हम कम से कम ये तो सिखा रहे हैं लोगों को कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा आप टेपर डाउन कर लीजिए, डाइवर्सिफाई हो जाइए, एसेट क्लासेस के लिहाज से देखिए, सोने चांदी देखिए आशीष कितने लगातार एक रन में है, और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जब तक ट्रंप साहब हैं तब तक इनका तो चलना तेज ही है, बल्कि अब तो मेरे ख्याल से अलॉन्ग विद गोल्ड एंड सिल्वर हम कॉपर की भी बात कर रहे हैं, बेस मेटल्स भी यहाँ पर आ गए हैं चर्चा में। सो अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स करें क्या, अपनी रीबैलेंसिंग रीशफलिंग को लेकर कहाँ ध्यान दें? गोल्ड एंड सिल्वर ऐसे भी तो एसेट्स नहीं है ना कि आप आधा पोर्टफोलियो पूरा उनमें डाल दें, ठीक है, जिन्होंने खरीदा नहीं है उनको फोमो हो सकता है, टाइम है, खरीद लीजिए, मुनाफा भी हो जाएगा, बट दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ऑलमोस्ट 10 to 12%, ज्यादा वहां पे भी आप नहीं जा सकते हो। तो क्या बदलाव किए जाए और एक्सपेक्टेशंस क्या रखनी चाहिए फिर इक्विटी से? तो आई थिंक इस साल भी हमें इक्विटी से मॉडेस्ट रिटर्न एक्सपेक्टेशन ही रखना चाहिए। एफआईआई सेलिंग के अलावा पिछले साल 2025 में हमने देखा कि तकरीबन 1,80,000 करोड़ के आईपीओ मार्केट में आए। उसके अलावा तकरीबन 3 लाख करोड़ की प्राइवेट इक्विटी और प्रमोटर की सेलिंग मार्केट में हुई। तो सो वो लार्ज सप्लाई मार्केट में 2026 में भी रहेगी। सेबी के पास 100 से ज्यादा आईपीओ की एप्लीकेशन ऑलरेडी है, और अनुमान लगाया जाता है कि और 100 आईपीओ तकरीबन फाइल होंगे। तो मार्केट में, इक्विटी मार्केट में बड़ा गेन इन द नियर टर्म अनलाइकली है। आई थिंक निवेशकों को बैलेंस पोर्टफोलियो रखना चाहिए, उसमें इक्विटी, डेट, रीट, इनवेट, ग्लोबल फंड्स, besides gold and silver, other assets people need to diversify into. बिल्कुल। आईपीओ का जिक्र किया आपने, पिछले साल बहुत सारे आईपीओज, अभी भी बहुत सारे आईपीओज पाइपलाइन में है 2026 में जो आने वाले हैं। देखिए रिटेल निवेशक तो इसका खूब फायदा उठाने की कोशिश कर भी रहा है, लेकिन साथ ही अपने हाथ भी जला रहा है। आईपीओज के इस ओवरऑल ट्रेंड को आप कितना खतरनाक भी समझते हैं? तो हमने पीछे एक एनालिसिस करी थी, उसमें हमने एक्चुअली देखा कि अगर लिस्टिंग डे का गेन निकाल दें तो आईपीओ, और ये 2020 से जितने आईपीओ आए थे हमने उनको स्टडी किया था, तो अगर हम लिस्टिंग डे का गेन आईपीओस में से निकाल दें तो आईपीओस ने निफ्टी के मुताबिक कुछ एक्सेस रिटर्न नहीं प्रोवाइड किया है, और तकरीबन लिस्टिंग के 3 महीने बाद most of the IPOs are negative. So पहला दिन लिस्टिंग डे में most IPOs provide, और many IPOs on average provide positive return, but उसके बाद अगले 3 महीने में most of the IPOs provide negative return. So IPO investing is much like a lottery, क्योंकि आपने देखा है कि IPOs की सब्सक्रिप्शन 30, 40, 50 टाइम होती है, तो लिस्टिंग डे में वो ऊपर खुलते हैं। बट जब आईपीओ इतना हेविली ओवर सब्सक्राइब होता है तो आपकी प्रोबेबिलिटी टू गेट अलॉटमेंट आल्सो कम्स डाउन।
तो इसलिए आई डोंट बिलीव आईपीओ इन्वेस्टिंग इज गेम फॉर लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। अगर हम इस साल देखें 2025 में, तो 2025 में जो लिस्टिंग गेन्स थे वो भी 2024 के मुताबिक आधे हो गए। So average listing gain in 2025 was half of 2024. तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को आईपीओस में भी सिलेक्टिवली इन्वेस्ट करना चाहिए, और उन्हीं आईपीओ में करना चाहिए जहां पे कंपनियां जो मार्केट में आ रही हैं वो लिस्टेड कंपनियों के मुताबिक के सामने काफी सस्ती हों। चलिए आखिर में एक सवाल जो पूछना ही बनता है, बजट को लेकर आपकी उम्मीदें क्या हैं? पिछले बजट में इनकम टैक्स रिलीफ यहाँ पर मिला है और डेफिनेटली न्यू टैक्स रेजिम में ऑलमोस्ट सभी की अब ऑनबोर्डिंग हो चुकी है। काफ़ी चेंजेस वहाँ पर भी किए गए हैं उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अब क्या बचता है? क्या क्या उम्मीदें आपको है यहाँ पर? एक आम टैक्स पेयर होने के नाते भी एक्सपेक्टेशंस बताइएगा और एक मार्केट पार्टिसिपेंट प्लेयर स्टेक होल्डर के नाते बताइए। आई थिंक as a market participant, I think reduction in STT can be a positive. I think अगर हम इंडिया की मार्केट देखें तो कैश मार्केट की डेप्थ इतनी नहीं बढ़ी है जितनी डेरिवेटिव मार्केट की डेप्थ बढ़ी है। So reduction in STT in the cash market can provide help in that. But more importantly, I would actually want कि टैक्स रेट में ज्यादा चेंजेस ना हो। अगर हम इनकम टैक्स देखें, कैपिटल गेन्स टैक्स देखें, पिछले कुछ साल में इस रेजिम में बहुत ज्यादा चेंज हुए हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत वॉलेटाइल टैक्स रेजिम इज नॉट गुड। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, एसेट एलोकेशन डिसीजन है, आप लॉन्ग टर्म डिसीजन सर्टेनिटी के साथ नहीं ले सकते अगर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। एफआईआई इन्वेस्टर्स की बात करें, बहुत एफआईआई की मांग है कि एफआईआई के लिए कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट्स में, मोस्ट इंटरनेशनल मार्केट्स में नहीं लगाया जाता है, पर इंडियन गवर्नमेंट का मानना है कि टैक्स रेट सबके लिए सेम होना चाहिए, चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो या इंटरनेशनल इन्वेस्टर हो। सो आई डोंट थिंक गवर्नमेंट इस मांग को मानेगी, बट it is most important that tax rate should not and tax incidence should not change very frequently. ऑलराइट, चलिए यहाँ पर बातचीत तो आपसे बहुत करनी है लेकिन फ़िलहाल मेरा समय समाप्त हुआ और इतने कम समय में आपने काफ़ी उम्दा बातें की और पूरे बाज़ार की टेक्सचर को और बाज़ार की चाल को समझाया निवेशकों को, दर्शकों को। शुक्रिया आपका शिरकत करने के लिए। और निवेश की एबीसीडी में इसी के साथ हमें भी फ़िलहाल इजाज़त दें, लेकिन अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ और नए मुद्दे पर जो कि बाज़ार से ही जुड़ा हुआ होगा, आपकी निवेश रणनीति से ही जुड़ा हुआ होगा। मिलेंगे आपसे। नमस्कार।